हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेरेमी है और ये मेरी कहानी है। मैं अब जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत कैसे हुई ये आप आज जानेंगे। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन ये खुशी हमारे नए घर में आने के बाद कुछ ही दिनों में मौत के खेल में बदल गई। तो चलो अब मेरी कहानी सुनते हैं। 2 दिन पहले मैं, मेरी बीवी और बेटा अपने इस नए घर में रहने आए। हमारे सपनों का घर। यह एक 17वीं सदी का अस्तबल हुआ करता था, जिसे बाद में 3 बेडरूम वाले घर में तुड़वा के बनवाया गया था। घर की दीवारें काफी मोटी थी। इस घर में खिड़कियां नीचे की तरफ बनी हुई थी। विरासत का एक अद्भुत नमूना। जब मेरे प्रस्ताव को मंजूरी मिली कि हम इस घर को खरीद सकते हैं, तो मैं खुशी के मारे लगभग मर ही गया था। हमारे सामान के लिए एक ट्रक ही बहुत था। हमारी छोटी सी संपत्ति से बमुश्किल आधा वाहन भर पाता था। ये घर मेरे जीवन की वो उपलब्धि थी जो ये जाहिर करती थी कि मैंने जीवन में कुछ तो हासिल किया है। हमारे नए घर में हमारी पहली रात थी। जेनी और मैं रसोई में लकड़ी की मेज पर बैठे थे, जो कि कारीगरी का एक शानदार नमूना थी। इसे हमसे पहले इस घर में रहने वाले लोगों ने यहीं छोड़ दिया था। मेरा बेटा अपने कमरे में एक्सबॉक्स पर वीडियो गेम खेल रहा था, और हम दोनों यानी कि मैं और मेरी बीवी शैंपेन का मजा लेते हुए इस आलीशान घर में खुद को राजा और रानी की तरह महसूस कर रहे थे। हम एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये हमारे जीवन का एक बहुत कीमती पल था। मैंने अपना गिलास उठाया और बोला, ये जाम तुम्हारे लिए मेरी रानी, और उस अद्भुत साम्राज्य के लिए जिस पर तुम अब शासन करती हो। मैं इस बात की खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि अब ये पूरी जगह मेरी है। आज से मैं इस पूरी जगह का मालिक हूँ। रात के 1:30 बजे तक हमने शराब पी। उसके बाद जेनी खड़ी हुई और मुझे देखते हुए बोली कि अब हमें सोना चाहिए, काफी लेट हो गया है। उसके चेहरे से ये साफ साफ दिख रहा था कि उसको शराब का नशा चढ़ गया था, लेकिन मेरा मन अभी और पीने का था। जेनी ने मुझे जल्दी ड्रिंक खत्म करके ऊपर बेडरूम में आने को कहा, और खुद लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से ऊपर चली गई। मैं उसके लड़खड़ाते कदम सुन सकता था जब तक कि वो आखिरकार बिस्तर पर गिर न गई। मैंने अपने लिए एक गिलास ड्रिंक बनाए और घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरों को घूम घूम कर देखने लगा। मेरे चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान छाई हुई थी। अभी घर में सब तरफ बॉक्सेस ही थे जिनमें हम अपना सामान लाए थे। मैं बस वहां खड़ा ये सोच रहा था कि इस जगह को कैसे सजाना है। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि यहाँ फ्रिज लगाऊंगा, यहाँ ओवन, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अपनी पूरी सेविंग्स मैं इस घर को खरीदने में लगा चुका हूँ। काफी लंबे समय तक मैं कोई नया सामान खरीद नहीं सकता था, और मैं इस बात से संतुष्ट भी था क्योंकि खुद का घर ज्यादा मायने रखता है। मैंने सोच लिया था कि अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा कि आपके यहाँ फ्रिज या कोई और चीज क्यों नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि मैं दिखावा करना पसंद नहीं करता। मैंने लिविंग रूम में एंटर किया। एक साधारण आकार, सनबस्ट पीले रंग में रंगा हुआ कमरा। सबसे अंत में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। तब भी नहीं जब हमने यहाँ बक्से रखे थे, और न ही तब जब हम इस घर को पसंद करने आए थे। यह एक छोटा सा दरवाजा था। मैंने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, हैरान होकर कि कहीं मैं इसे मिस तो नहीं कर गया। ये छोटा था, एक बौने या छोटे बच्चे के लिए आदर्श ऊंचाई थी, लेकिन पूरी तरह से वयस्क के लिए नहीं। दरवाजा लकड़ी के लंबे तख्तों से बनाया गया था। एक बड़ी काली लोहे की कुंडी ने उसे सुरक्षित रूप से बंद कर रखा था। मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करी ताकि मैं जान पाऊं कि अंदर क्या है, लेकिन वो कुंडी टस से मज न हुई। दोनों हाथों का उपयोग करते हुए मैंने दांत पीसकर हैंडल को घुमाया और एक झटके के साथ कुंडी खुल गई। दरवाजा चरमराया और वह अपने आप ही खुल गया। अंधेरे से एक तीखी गंध निकल रही थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वह हवा कितने समय से वहां फंसी हुई थी। गंध बहुत बुरी थी और बर्दाश्त से बाहर थी। इस दुर्गंध से मैं सकपका गया था। कमरे से आने वाली रोशनी ने अंदर लाल ईंटों और भूरे चूना पत्थर सीमेंट से बनी एक छोटी अलमारी के आकार की जगह को उजागर करने में अच्छा काम किया। दूर की दीवार से 4 बड़े हुक निकले हुए थे, जिन पर धातु की वस्तुएं लटकी हुई थी। कुंडी जैसी ही धातु से बनी चीजें, कुछ भारी उपकरण,
पहले दो काफी हद तक एक जैसे थे, पिंजरे जैसे, जो देखने में ऐसे लगते थे जैसे वे मानव सिर पर फिट हो सकते हैं। उन कलाकृतियों के समान जिन्हें दासों को पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। पीछे से छल्ले लटक रहे थे और रस्सी के छोटे छोटे रेशे अभी भी उनमें बंधे हुए थे। अगली चीज एक गदा थी, गोल भारी। जब यह एक तरफ से दूसरी तरफ घूमती थी तो इसकी चमकदार सतह से हल्की चमक उठती थी। आखिरी चीज थी वह जिसकी मदद से लकड़ी के बीमों से कीलें हटाई जाती थी। मैंने सोचा कि अपने बेटे को कल ये सब चीजें दिखाऊंगा ताकि वो कुछ नया देख और सीख पाए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी को मजबूती से वापस अपनी जगह पर लगाने के लिए हैंडल को घुमाया। मैं रसोई में लौटा और शराब की खाली बोतल देखी और बिस्तर पर जाने का फैसला किया। बेडरूम की दहलीज पर खड़े होकर मैं जेनी को सोते हुए देखने लगा। उसका हाथ बिस्तर से लटक रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, खर्राटे ले रही थी, उसे बिल्कुल होश नहीं था। शराब हमेशा सीधे उसके सिर पर चढ़ जाती थी, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अब मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मैं चुपचाप उसके बगल में जाके लेट गया। मैं वहां लेटा हुआ था। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। मुझे इतने सन्नाटे की आदत नहीं है। मैं अपने दिल की धड़कन सुन पा रहा था और इसकी वजह से मुझे सोने में परेशानी हो रही थी। एक ऐसा अनुभव जो एक शहरी के लिए कुछ हद तक परेशान करने वाला था। लेकिन थकावट इतनी थी कि कुछ ही देर में मुझे भी नींद आ गई और मैं सो गया। रात में 3:30 बजे मुझे नींद में लकवा मार गया। मैं आमतौर पर तनाव के समय या जब मुझे अच्छी नींद नहीं आती है तो मैं इससे पीड़ित हो जाता हूँ। धुंधली दृष्टि से मैं छत की ओर देखने लगा। मैं हिलने डुलने में असमर्थ था। मैं बेबस लेटा हुआ दिन भर की अपनी चीजों को याद करने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने पुराने घर को मिस कर रहा हूँ। आमतौर पर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और आराम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज कुछ अलग था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई मेरे ऊपर आना चाह रही हो। ये ऐसा था जैसे कोई आत्मा मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहती हो और बस वो मेरे सोने का इंतजार कर रही हो। जो कमरा अभी तक शांत था, उसमें धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाजें आने लगी और ये फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी। परछाइयां बनने लगी। उनकी चाल इतनी तेज थी जैसे धुआं हो, अचानक से बनती और गायब हो जाती। पूरे कमरे में परछाई और फुसफुसाहट देखी और सुनाई पड़ रही थी। आवाजें कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमती महसूस हो रही थी। तभी एक परछाई मेरे ऊपर झुक गई। मैं अपने चेहरे पर उसकी ठंडी मौजूदगी महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखें नहीं थी। आंखों की जगह बस 2 गहरे काले गड्ढे थे और उन आंखों से वो मुझे देख रही थी। उसके अंदर से एक दुर्गंध भी आ रही थी। ये घर मेरा है, उस परछाई ने एक गहरी और डरावनी आवाज में बोला। इतना कहकर वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। उस परछाई के जाते ही कमरे में एक हल्कापन महसूस होने लगा। मेरा पैरालिसिस भी खत्म हो गया और दिल की धड़कन भी नॉर्मल हो गई। अब मुझे समझ आया कि किसी चीज ने मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया था। मैं सरकता हुआ अपनी बीवी से चिपक गया। मैं अभी भी ठंडा पड़ा था। मेरे ठंडे पड़े शरीर के छूने से मेरी बीवी कांप गई। मैं इतना डर गया था कि मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया। जैसे ही मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि क्या मेरी मुलाकात एक भूत से हुई थी। सुबह 9 बजे मेरी बीवी ने मुझे जगाया। उसने मुझे प्यार से उठाया और कहा, हनी, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। हमारे नए घर की पहली कॉफी, और मुझे कॉफी का मग पकड़ा दिया। मैंने मग उससे लिया और उसे थैंक यू कहा। फिर मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैंने जवाब देते हुए कहा कि बस थोड़ी थकान है। फिर मैंने उससे पूछा कि उसे कैसा लग रहा है। उसने जवाब में कहा, मैं भी ठीक हूँ। उसने आगे कहा, मैं कालीन से उस दाग को साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कल रात इसे नहीं देखा। वह बिस्तर के बगल में फर्श पर साफ की गई काली गंदगी की ओर इशारा करके बोली। मुझे एकदम से रात में मेरे साथ घटी घटना याद आ गई और इसी के साथ मेरे दिल की धड़कन भी एकदम से बढ़ गई। क्या तुमको पक्का यकीन है कि ये दाग कल यहाँ नहीं था? हम कल बहुत थके हुए थे, मैंने कहा।
मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। जेनी अपने घुटनों पर बैठ गई और दाग को रगड़ना फिर से शुरू कर दिया। मैंने इतना जिद्दी दाग कभी नहीं देखा। उसने मुझे वह मैला कुचैला सफेद कपड़ा दिखाया। मैंने जेनी से कहा कि वो इसके बारे में चिंता न करे। हम नया कालीन खरीद सकते हैं, वैसे भी तुमको लकड़ी का फ्लोर ज्यादा पसंद है। उसने अपने पैरों पर खड़े होकर कहा, हम इसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? मैंने जवाब दिया, हमारे पास थोड़ी सेविंग्स है। उसने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और फिर बोली, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मैं तुम्हें 20 मिनट में नीचे मिलूंगा। मैंने जवाब दिया, क्या मुझे अब तक की सबसे अच्छी पत्नी मिली है? मैंने कहा और वह जाते हुए मुस्कुरा दी। इसके बाद मैं नहाने चला गया। शॉवर का पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। जैसे ही पानी नहाने मुताबिक हुआ तो मैं नहाने लगा। भाप से भरे वातावरण ने मेरे मूड को अच्छा कर दिया और मैं नहाने का मजा लेने लगा। मुझे बमुश्किल मेरी बीवी की आवाज सुनाई दी, हनी नाश्ता तैयार है। बस 1 मिनट, मैंने जवाब दिया। सचमुच 20 मिनट बीत चुके थे। मैं अपने बाथरूम का गेट खोलकर जैसे ही बाहर की ओर आया, बाथरूम के शीशे पर ओस जमा हो गई। शीशे पर कुछ लिखा हुआ था। ध्यान से देखने पर मैंने देखा शीशे पर लिखा था, घर मेरा है। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले मुझे कमरे में एक गहरी आवाज सुनाई दी। मैं इस चीज से इतना डर गया कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे कांच पर लिखे उन शब्दों को मिटाना चालू कर दिया। मैंने अपने आप को हल्का सा सुखाया, अपनी गीली त्वचा पर अपने कपड़े डाले और बाथरूम से बाहर निकल गया। डर के मारे मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और इसी के साथ मैं डर से कांपने लगा था। मैंने खुद पर काबू करते हुए एक लंबी सांस भरी और बेडरूम से बाहर निकलने लगा। मैंने एक नज़र अपने बिस्तर पर डाली। सुबह जहां मेरी बीवी ने मुझे वो जिद्दी दाग दिखाया था वो अब वहां नहीं था। इस चीज ने मुझे और हैरानी में डाल दिया था। मैंने किसी से कुछ कहना ठीक नहीं समझा और फटाफट जाके मैं डिनर टेबल पर खाने के लिए बैठ गया, जो मेरी बीवी ने मेरे लिए प्यार से बनाया था। मुझे घबराया हुआ देख जेनी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ और क्या मैंने अच्छे से नहाया। मैंने अपने बाल अपने हाथों से सही किए जो डर के मारे बिखरे हुए थे। मैंने जेनी को जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। फिर खाने की खुशबू ने मेरा दिमाग मेरे डर से भटकाया। मैंने खाना खाना शुरू किया क्योंकि मुझे काफी भूख लगी थी। खाना खाते हुए मैंने अपने बेटे को भी खाना खाने के लिए बुलाया। इस पर मेरी बीवी ने कहा कि वो अभी भी सो रहा है। मैंने अपना खाना खत्म किया और अपनी बीवी को कहा कि उसने खाना बहुत टेस्टी बनाया था। उसने मुस्कुराते हुए मेरी प्लेट उठाए और धोने के लिए ले गई। तभी मुझे एक आवाज आई, मार डाल उसे, और इसी के साथ मैं घबरा गया। मैंने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई ताकि आवाज का स्रोत पता चल सके। मुझे अपने दाहिने कंधे पर एक हाथ का भार और अपने कान में गर्म सांसें महसूस हुई। इससे मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से चिल्लाने के लिए आवाज तक न निकल सकी। बू, भाड़ में जाओ बेटा, तुम तो मुझे हार्ट अटैक दिला देते। ये मेरा बेटा था। ये सुनते ही जेनी ने मुझे डांटते हुए कहा कि बच्चे के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो। जेनी ने बेटे को टेबल पर बैठने को कहा ताकि उसे नाश्ता दे सके। तभी मुझे फिर से एक बार आवाज आई, उन सबको मार दो। जैसे ही मैंने आवाज की दिशा में सिर घुमाया तो मुझे दरवाजे पर एक परछाई खड़ी दिखाई दी। मुझे परेशान देख मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि डैड क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? जेनी ने मुझे आराम करने के लिए कहा। मैंने उसे जवाब दिया कि नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसने मुझे सोफे से उठने से मना करते हुए कहा कि मुझे अभी और आराम करने की जरूरत है। मैंने उसे जवाब देते हुए कहा कि नहीं, बस ये जगह थोड़ी बड़ी और नई है, बस इसी वजह से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। जेनी ने मुझे कहा कि ठीक है, लेकिन कोई मेहनत वाला काम मत करना और न ही कोई वजन उठाना, क्योंकि अगर आप ही बीमार हो जाओगे तो हम लोग कैसे नई जगह एडजस्ट होंगे। थैंक्स मॉम, मैंने मजाक में कहा। जेनी फिर काम करने चली गई। तभी मुझे उस कमरे की याद आई जो मुझे कल रात मिला था। मैं दरवाजे के पास गया, घुटने टेकता हुआ उसे खोला। अब उस दरवाजे से निकलने वाली हवा ताजी थी। पिछली रात की दुर्गंध जा चुकी थी। मैंने सिर पर पहने जाने वाली एक पिंजरे को हुक से निकाला और अपने सिर पर पहन लिया।
वो पिंजरा ठंडा था और बहुत आराम से मेरे सिर पर फिट हो गया और लॉक भी हो गया। फिर मैंने गदा उठाई जो कि बहुत भारी थी। फिर मैं सीढ़ियों से अपने बेटे के कमरे की ओर गया और उसके कमरे के दरवाजे पर खटखटाया। अंदर से लड़ाई की आवाजें आ रही थी। बेटा, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। मैं उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए उत्साहित होकर बोला। उसने अंदर से आवाज लगाते हुए अंदर आने को कहा। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि टीवी से उसके चेहरे पर रोशनी आ रही है, क्योंकि वह अपने एक्सबॉक्स कंट्रोलर पर अपने टीम के साथियों के साथ गेम खेल रहा था। देखो मुझे क्या मिला, मैंने उससे कहा। उसने अपने दोस्तों को बोला कि वह 5 मिनट में वापस आ जाएगा। मैं गदा को घुमाने लगा। वह मेरी तरफ मुड़ा और सीधे मुझे घूरने लगा और उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैं कहाँ हूँ? मैं खुद को ब्रश से अपने हाथ साफ करते हुए पाता हूँ, मेरे नाखूनों के नीचे मिट्टी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी प्रकार की जल्दी में था। मैं अपने सामने शीशे में देखता हूँ। मेरे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। मैं खुद पर पानी छिड़कता हूँ और एक साफ तौलिया उठाता हूँ और देखता हूँ कि पूरा तौलिया गंदा हो चुका है। मैं अपने हाथ सिंक पर रखता हूँ और सांस लेने की कोशिश करता हूँ। मुझे थकावट लग रही थी। मुझे अपने पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। नीचे देखने पर मुझे लगा कि मेरे कपड़े भी उतने ही गंदे हैं जितना मैं खुद। बाथरूम में मैंने देखा कि मैंने अपने लिए कपड़े बदलने की तैयारी कर ली है। मैंने अपने कपड़े उतारे। मेरी टी शर्ट से पसीने की गंध आ रही थी। मैं शॉवर में गया और कपड़े धोना शुरू किया। ठंडा पानी अच्छा लग रहा था और मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगा। मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा इसकी कोई याद मुझे नहीं थी। मैं हर एक चीज को दिमाग में दोहराते हुए याद करने लगा कि मैं यहाँ बाथरूम में कैसे आया। मुझे अपना सुबह शावर लेना याद आया। जैसे ही मुझे शावर की याद आई, उसी के साथ मुझे शीशे पर लिखे मैसेज की भी याद आई और मैं फटाफट शीशे की तरफ गया। वहां कुछ नहीं लिखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पागल होता जा रहा था। मैं आखिरी बार कहाँ था? मुझे याद है कि मैं जूनियर से मिलने गया था। मैंने शॉवर बंद कर दिया और पहले की तरह फटाफट बेडरूम से निकल गया। मैं दौड़कर जूनियर के कमरे की ओर गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जूनियर। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मैंने आवाज लगाई। टीवी की रोशनी अभी भी कमरे में भर रही थी। वह वहां नहीं था। घर का मेन डोर खुला। मैं ये देखने के लिए सीढ़ियां उतरता हूँ कि यह कौन है, क्या ये जूनियर है। मैं वापस आ गई हूँ। जेनी घर में चिल्लाई। मुझे चाबियां काउंटर पर रखे जाने की आवाज आई। ओह, तुम वहां हो? वो मुझे सीढ़ी से बाहर निकलते हुए देखकर बोली। वह मेरी तरफ मजाकिया अंदाज में देखते हुए बोली, क्या आपने दोबारा नहाया? हाँ। मुझे लगा कि एक बार और नहाने से मुझे अच्छा लगेगा। जेनी ने किराने का सामान साइड बोर्ड पर रखा। मैंने झिझकते हुए उससे पूछा, क्या तुम जानती हो कि जूनियर कहाँ है? क्या तुमने ही तो कहा था कि वह बाहर गया है? जेनी ने हैरान होकर जवाब दिया। क्या मैंने? हाँ, जब मैं दुकान पर जा रही थी तब आपने ही मुझे बोला था। तब भी आप थोड़े परेशान लग रहे थे। क्या आप अभी भी उदास महसूस कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सो जाना चाहिए, मैंने जवाब देते हुए कहा। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ बेडरूम तक पहुंचा। मैंने आलस में बेडरूम का दरवाजा खोला तो मुझे वही दाग नजर आया। मुझे इतनी थकावट हो रही थी कि मैं बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। जैसे जैसे मुझे नींद आना चालू हुई, वैसे वैसे ही फुसफुसाने की आवाजें भी आने लगी। मेरी नींद पड़ोसियों के बच्चों के तेज धूप में खेलने की आवाज से खुली। मैंने टाइम देखने के लिए घड़ी की ओर देखा। ये रात 8:45 का समय हो रहा था। मैं अब वास्तव में तरोताजा महसूस कर रहा था और फाइनली बिस्तर से बाहर निकला। जब मैं देखता हूँ कि मेरे पैरों के नीचे का दाग चला गया है तो मैं मुस्कुराता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा और हवा में ताज़ी बनी कॉफी की गंध महसूस करने लगा। जेनी, क्या तुम नीचे हो? मैंने आवाज दे के पूछा। मैं बैठक में हूँ, जेनी बोली। क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? मैंने पूछा। जेनी ने नहीं में उत्तर दिया। अच्छा आओ, देखो मैंने क्या किया है, जेनी बोली। मैंने अपने लिए एक मग कॉफी ली और लाउंज में चला गया। बहुत खूब,
मैं कहता हूँ क्योंकि मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने लिविंग रूम का सामान खोल दिया है। क्या तुमने टीवी भी लगा लिया है? सिर्फ इसलिए कि मैं एक महिला हूँ, मुझे HDMI और ऑप्टिकल केबल के बीच अंतर नहीं पता है। मैंने प्लेस्टेशन भी इंस्टॉल किया है, वह अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहने लगी। मैंने टीवी चालू कर दिया। ये वास्तव में काम कर रहा था। आओ बैठो, जेनी अपने बगल में सोफे के कुशन को थपथपाते हुए बोली। क्या तुम्हें पसंद आया? उसने पूछा। तुमने शानदार काम किया है जेनी, मैंने जवाब दिया। थैंक्स। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए सोचा कि कुछ अच्छा कर लिया जाए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने कहा और उसे गले लगा लिया। वह मेरी ओर झुक गई। क्या तुमने वहां वह दरवाजा देखा है? उसने इशारा करके पूछा। वो मुझे किसी तरह का स्टोर रूम लग रहा है, लेकिन काफी छोटा है, जेनी ने कहा। हाँ, मैंने झिझकते हुए बोला। वहां कुछ बहुत ही अजीब चीजें हैं। मैंने उससे कहा, सचमुच, मैं देखना चाहती हूँ। मुझसे वो दरवाजा नहीं खुल पाया, जेनी बोली। तुमको यकीन है? ये वास्तव में काफी भयानक है, मैंने उसे चेतावनी देते हुए कहा। उसने मुझसे उस दरवाजे को खोलकर दिखाने की जिद करी। ठीक है, मैं मान गया और आगे बढ़ गया। कुंडी आसानी से खुल गई। खोपड़ी का एक पिंजरा गायब था। ये देखते ही मैंने दरवाजा जोर से वापस बंद कर दिया। अरे प्लीज, मुझे देखने दो, जेनी बोली। नहीं, मैंने कहा। जेरमी, चलो भी, आज मैंने जो सारा प्रयास किया उसे देखो। मैं देख सकता था कि वह परेशान हो रही थी। ठीक है, ठीक है। मैंने दरवाजा दोबारा खोला। बहुत खूब। क्या ये सचमुच है? उसने गदा पकड़ते हुए कहा। उन्हें मत छुओ। क्यों नहीं? मुझे उन्हें बाहर निकालने दो। मैंने देखा कि खोपड़ी का एक पिंजरा गायब है। मैं गदा की ओर हाथ बढ़ाता हूँ, हैंडल मेरी हथेली पर चिपचिपा लगता है और मैं मुस्कुराता हूँ। मैं अपने हाथ की ओर देखता हूँ, उसमें विस्की से भरा हुआ एक गिलास है। बर्फ के टुकड़े, आधे पिघले हुए, सिंगल माल्ट की बोतल आधी खाली। मैं गिलास को अपने मुंह के पास लाता हूँ, मेरी बांह कांप रही है। यह मेरे गले से लेकर मेरे पेट तक एक सुखदायक एहसास दे रही है। आखिर क्या हुआ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? जेनी, जेनी, मैं पुकारता हूं पर कोई उत्तर नहीं मिला। मेरा दिमाग खराब हुए जा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं काफी समय से शराब पी रहा था। खिड़कियों से बाहर झांकने पर पता चला कि रात हो गई थी। मैंने अपना शराब का गिलास पूरा भर लिया। पीते समय थोड़ी शराब मुझसे फैल भी गई, फिर भी मैंने आधा गिलास पी लिया। फिर मैं उठा और अपनी बीवी को आवाज लगाने लगा। जेनी, मैंने आवाज लगाई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं उसे लिविंग रूम में ढूंढने गया। टीवी अभी भी चालू था, लेकिन मेरी पत्नी वहां नहीं थी। फिर मैं लड़खड़ाते हुए ऊपर बेडरूम की ओर चला गया। बिस्तर वैसा ही था जैसा मैंने उसे छोड़ा था। फर्श पर काला दाग वापस आ गया था और यह पहले से बड़ा हो गया था। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने स्कॉच का एक और बड़ा घूंट पिया और मेरी नजर मेरे नाखूनों पर गई और मैंने पाया कि मेरे नाखून फिर से कीचड़ में सने हुए हैं। मेरी टी शर्ट को देखकर लग रहा था कि मैं खून और मिट्टी से लथपथ हूँ। आखिर मैंने क्या किया है? मैं सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे भागा और मेरा पैर फिसल गया। मैं सीढ़ियों से गुलाटियां खाता हुआ नीचे फर्श पर जा गिरा। शराब का गिलास मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर के टूट गया। गिरने की वजह से मैं वही फर्श पर लेटे लेटे अपने को चेक करने लगा कि मुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई। मैं ठीक था। फिर मैं उठा और लड़खड़ाता हुआ ध्यान से टूटे हुए कांच के टुकड़ों से बचता हुआ वहां से आगे निकला। मुझे फर्श पर गंदे पैरों के निशान दिखे जो सामने के दरवाजे से आ रहे थे और रसोई में जाके खत्म हो रहे थे। वहां मेरे गीले जूते पड़े थे। सीढ़ियों के नीचे लेबल वाला एक बॉक्स खोलकर मैं टॉर्च की तलाश में अंदर इधर उधर देखने लगा। टॉर्च मिलते ही मैं उससे निकाल लेता हूँ। फिर मैं सामने का दरवाजा खोलता हूँ, कुंडी लगाता हूँ और घर से बाहर निकलता हूँ। सिक्योरिटी लाइट से सड़क पर दिन जैसा उजाला हो रहा था। मुझे कीचड़ भरा रास्ता दिखा जो मेरे घर के पीछे जा रहा था। मैं उसके सहारे घर के पीछे चला गया। घर के पीछे गहरा अंधेरा था।
मैंने टॉर्च चालू करी और देखता हूँ कि कीचड़ की रेखाएं जो घसीटे जाने के निशान से मिलती जुलती हैं, लॉन में जा रही हैं। मैंने टॉर्च को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाया ताकि पूरी जगह को देख सकूं। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी ताजी खोदी गई मिट्टी के ढेर पर पड़ी और मैं वहीं रुक गया। जैसे ही मैंने मिट्टी के ढेर के बारे में सोचा तो मेरी सांसें डर के मारे तेज हो गई। मैंने टॉर्च छोड़ दी, घुटनों के बल गिर गया और जल्दी जल्दी अपने हाथों से मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते मुझे मेरी बीवी की ठंडी लाश महसूस हुई। मैंने मिट्टी हटाते हुए उसका सिर ढूंढना चालू किया। मैंने टॉर्च उठाए और उसके चेहरे पर चमकाए। उसके सिर पर वही लोहे का पिंजरा लगा हुआ था जो मुझे उस तहखाने में मिला था। मैंने देखा कि उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा मिट्टी में अंदर धंसा हुआ है और उसकी कनपट्टी से खून मेरी ओर चमक रहा है। मैं टूट गया और वही रोने लगा। उसका बिना आंखों वाला चेहरा तारों से भरे आकाश की ओर खाली आंखों से देख रहा था। मैं और भी ज्यादा रोने लगा जब मैंने देखा कि मेरे बेटे का हाथ मेरी प्यारी पत्नी की छाती पर लिपटा हुआ है, उसका हाथ उसके कपड़ों में फंसा हुआ था। ये देख मैं कीचड़ भरी घास पर गिर पड़ा। मैं 20 मिनट से सिंक में घूर रहा हूँ। मैं शीशे में देखकर घबरा रहा हूँ। मैंने रेजर ब्लेड पकड़ रखे हैं। मेरी बाहें अभी भी कांप रही हैं और मेरे माथे पर जमा हुआ पसीना बर्फ जैसा ठंडा है। आखिर मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैंने अपनी आंखें झटके से खोली। कांच में मेरे प्रतिबिंब के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है, लेकिन मैं तो मुस्कुरा नहीं रहा हूं, तो मेरा प्रतिबिंब कैसे? मेरा हमशक्ल मेरी आंखों में देखता है और मुस्कुराता है और कहता है घर मेरा है। उसके बाद मैंने रेजर ब्लेड हाथ में लिया और नहाने के लिए बाथटब में प्रवेश किया। फिर मैंने ब्लेड को देखा और फिर अपनी बाहों को देखा। उसके बाद मैंने गहरी सांस ली। मैंने अपने आप को मजबूत किया और रेजर को अपनी बाईं कलाई पर रगड़ दिया और अपनी हाथ की नस काट ली। खून निकलने लगा लेकिन मुझे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने आंखें बंद करके अपने दूसरे हाथ की नस भी काट ली। उसके बाद मैंने उस ब्लेड से अपना गला काटा। मैं अपनी गर्दन के कटे हुए हिस्से से हवा खींचता हूं और बाथटब के पानी में गिर जाता हूं। पानी में बुलबुले उठने चालू हो जाते हैं मेरी सांस की वजह से। मुझे महसूस होता है कि खून मेरे कपड़ों पर लग गया है और मेरा शरीर तेजी से ठंडा फिरता जा रहा है। मुझे अब हवा के लिए हांफना पड़ रहा है। जैसे ही मेरा दिमाग इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि मेरा खून बह रहा है, मुझे नीचे से फुसफुसाहटें सुनाई देती है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी आंखें आराम से बंद कर लेता हूं और मौत का इंतजार करता हूं। मुझे बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मम्मी, मैंने जूनियर को रोते हुए सुना। मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली क्योंकि अब मेरे होश खोते जा रहे थे। मैं अपने बेटे को तौलिए की तलाश में देखता हूँ। उसने तौलिए को मेरी बाहों पर बांधा और कहा, डैड, दबाव बनाए रखें। पर अब बहुत देर हो गई थी। बेटा, मैं कटे गले से कहने की कोशिश करता हूँ लेकिन अब मैं बहुत कमजोर हो गया था। मैंने देखा वही परछाई जो पहली रात मुझे नजर आई थी वो बाथटब के अंत में खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। और जो आखिरी शब्द जो मैंने सुने वो उसी के थे, एक मर गया, दो का मरना बाकी है।